Welcome all. Welcome to Move to Study. This is a video for class 8 Effective History and Civics ICSE syllabus. हमने इससे पहले लेक्चर में इससे पहले वीडियो में बात करी थी. हम हिस्ट्री सिविक्स कवर कर रहे हैं ICSE सिलेबस की. बीटा पब्लिकेशन की बुक है क्लास 8 के लिए. उसका पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और जिस किसी ने भी वो वीडियो ना देखी हो वो पहले उस वीडियो को देख ले. उसी के आगे से हम पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं. पहले चैप्टर में हमने रेनेसेंस के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग रिफॉर्मेशंस देखेंगे कि जो भी रिफॉर्मेशंस हुए आने वाले टाइम में कैसे कैसे हिस्ट्री में क्या क्या रिफॉर्म्स आए और लोग अपने आप को बदलते रहे वक्त के साथ, कैसे कैसे बदला गया. तो हम बात करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की. हम बात कर रहे थे ट्रांजिशन पीरियड की. ट्रांजिशन पीरियड के बारे में बात चल रहा था कि कैसे 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 चेंजेस हुए हिस्ट्री में और लोगों ने कैसे कैसे अपने आप को मिडिवल एज से चेंज करा और लोग कैसे मॉडर्न एज की तरफ गए. तो रेनेसेंस के बारे में हम पढ़ चुके थे. आज हम लोग पढ़ेंगे द रिफॉर्मेशन. अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो. और अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को देखें. उसके बाद ये सेकंड पार्ट है चैप्टर नंबर 1 आपका आईसीएसई सिलेबस की बुक है बीटा पब्लिकेशन की इफेक्टिव हिस्ट्री एंड सिविक्स फॉर क्लास 8. द रिफॉर्मेशन इज द नेम गिवन टू अ group of religious movements of the 16th century launched by the Christian against the various drawback of the church and the objectionable practices of the clergymen. रिफॉर्मेशन का मतलब ये है कि रिफॉर्मेशन एक वर्ड दिया गया था, एक ग्रुप था जो कि रिलीजियस मूवमेंट को नोटिस कर रहा था. बहुत 16th सेंचुरी में जो भी रिलीजियस मूवमेंट होते थे चर्च वगैरह में, उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या क्या गलती थी या जो भी अंधविश्वास चल रहा था, वो लोग क्या था रेनेसेंस में आपने पढ़ा होगा कि लोगों ने नॉलेज गेन करना शुरू कर दी थी. जब लोगों ने नॉलेज गेन करना शुरू कर दी थी तो वो हर चीज़ क्वेश्चन करने लगे थे कि कोई भी चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है. तो जो उनका रिलीजियस बिलीफ था वो भी थोड़ा थोड़ा उसमें भी वो क्वेश्चन कर रहे थे. वो सोचते थे जो चर्च में चीज़ें होती है क्या ये सच में ऐसा है कि या इसको ऐसे प्रथा चली आ रही है, तो उसको वो चेंज करने की कोशिश करते थे. तो रिफॉर्मेशन वहीं से वर्ड आया. जो क्रिश्चियंस ने एक ग्रुप चलाया था और जो भी ड्रॉबैक्स होते थे चर्च में या कोई भी ऐसी प्रैक्टिस होती थी जो पुराने ज़माने में हो रही थी वो अभी भी हो रही थी, उसके खिलाफ ये एक मूवमेंट था. द मेन टारगेट ऑफ दिस मूवमेंट वॉज द पोप, द हाइएस्ट अथॉरिटी इन द चर्च हायरार्की. अब मेन टारगेट कौन थे इस मूवमेंट के? इस मूवमेंट के मेन टारगेट कौन थे? जो पोप होते थे चर्च के या कोई हायर अथॉरिटी जो चर्च को संभालती थी, तो वो होते थे मेन टारगेट. द रिफॉर्मेशन ब्रोक आउट इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अर्स्टवाइल शिकेस्लोवाकिया, न्यूजीलैंड एंड स्कॉटलैंड. क्या हुआ? रिफॉर्मेशन धीरे धीरे और भी कंट्रीज में फैलने लगा. तो कौन कौन सी कंट्री थी? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड एंड स्कॉटलैंड. इन सब कंट्रीज में भी रिफॉर्मेशन होने लगे. लोग चर्च के ऊपर भी उंगली उठाने लगे. वो देखने लगे कि चर्च में जो जो प्रैक्टिस होती है वो कैसी अंधविश्वास वाली प्रैक्टिस तो नहीं है. तो जब लोग धीरे धीरे नॉलेज गेन कर रहे थे तो वो उसमें भी रिलीजियस बिलीफ में भी आने उतरने लगे. तो these movement did not share the same religious belief and ritual, yet are collectively termed as the Reformation because they were aimed to reforming the existing church. अब ये जो मूवमेंट हो रहे थे ये पुराने मूवमेंट की तरह नहीं थे. तो ये क्या कर रहे थे? चर्च को चेंज कर रहे थे. चर्च में जो भी पुरानी आदतें थी या पुराने तरीकों से जो चर्च चलते थे उनको ये रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे कि इनको नए तरीकों से चर्च को चलाया जाए. These movements created a split in the Christian church between those who continued to remain loyal to the Pope at Rome and those who broke away from the church at the Rome. The former were known as Roman Catholic and the later as Protestant. अब क्या हुआ? इन मूवमेंट की वजह से जो क्रिश्चियंस थे वो दो हिस्सों में बंटने लगे. बेसिकली कुछ लोग ऐसे थे जो चर्च की पुरानी चीज़ों को फॉलो कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे थे जो नई चीज़ों को फॉलो करते थे. तो जो पुरानी चीज़ों को फॉलो करते थे उनको बोला जाता था द फॉर्मर आर नोन एज रोमन कैथोलिक्स. उनको रोमन कैथोलिक्स बोला जाता था. और जो बाद में जो नए रिफॉर्म्स आने लगे तो उनको बोला जाता था प्रोटेस्टेंट्स. तो वो प्रोटेस्टेंट्स कहलाए जाते थे. कॉजेस ऑफ रिफॉर्मेशन. द पीपल वर हाईली dissatisfied with some of the practices of Catholic Church,
like giving teeth, that is 1/10 of their income, paying Peter Pence a tax to build St. Peter Church, and buying pardon certificates called indulgence for the sin committed in this. अब क्या होता था कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई थे, जो पुराने जो कैथोलिक चर्च थे जिनकी प्रैक्टिसेस चलती थी उसमें एक देने का सिस्टम था, मतलब कुछ अमाउंट आपको पैसा देना पड़ता था, यानी 1/10 ऑफ देयर इनकम, आपको अपनी इनकम का 10वां हिस्सा देना पड़ता था चर्च में, जिससे कि वो चर्च बन पाए या उसमें कुछ हो पाए, आपको ही देना है उस चर्च को बिल्ड करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए। और जो पार्डन सर्टिफिकेट्स होते थे, या आपने कोई गुनाह वुनाह किया है अगर, तो उसको माफ़ी करने के लिए कुछ पार्डन सर्टिफिकेट्स बनते थे जिनको इंडल्जेंस बोला जाता था। उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता था, कुछ वहाँ पे अपनी इनकम का 10वां हिस्सा देना पड़ता था। लाइफ एंड आफ्टर देयर डेथ एंड द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग द चर्च ऑफिसर्स टू द हाईएस्ट बिडर। अब ये जो चर्च को पैसे देने पड़ते थे या कोई भी बिडिंग लगाई जाती थी, तो इससे लोग बहुत डिससेटिस्फाई थे कि हम अपनी इनकम का 10वां हिस्सा उनको देते थे, यानी 10% देना पड़ता था उनको। सम करेक्ट प्रैक्टिसेस लाइक चार्जिंग फीस फॉर एवरी ट्रांजेक्शन इन लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ, फीस फॉर द पीस ऑफ सोल, फीस फॉर द सोल ऑफ द पीपल डेड long ago, fees for the salvation of the souls, and pronouncing a marriage lawful or unlawful. Some of the clergymen lacked proper education, lived in luxury and neglected their religious duty. अब क्या होता था कि हर चीज़ पे उनको पैसा देना पड़ता था, तो ये सब जो करप्ट प्रैक्टिसेस पहले चर्च में चल रही थी, तो हर चीज़ की फीस लेते थे वो, भाई ट्रांजैक्शन जो भी लाइफ में ट्रांजैक्शन हो रहा, बर्थ टू डेथ उसकी फीस दिए, पीस चाहिए आपको उसकी फीस दिए, आपको कुछ कराना है वहाँ पे सोल की शांति, अपनी आत्मा की शांति के लिए उसकी फीस दिए। तो इन सबसे लोग बहुत परेशान हो गए थे। पोप्स इंटरफेरेंस इन द पॉलिटिकल अफेयर्स वाज रिजेंटेड बाय द किंग। अब क्या था, जो चर्च के पोप होते थे वो पॉलिटिकल अफेयर्स में भी आने लगे, तो बीच बीच में आने लगे, तो किंग ने उन सबको रोका कि इसमें ना आइए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द पोप Clement II interfere in the political affair of the French King Philip IV, the king forced the Pope to leave his headquarters at the Rome and stay in Avignon in France. एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि जब एक पोप थे उस ज़माने के, पोप क्लेमेंट सेकेंड, उन्होंने क्या करा कि जो पॉलिटिकल अफेयर्स हो रहे थे वहाँ पे, जो फ्रेंच किंग था फिलिप IV, उसमें बीच में दखल अंदाजी करने लगे। वो मतलब पोप जो थे वो आ गए पॉलिटिकल अफेयर्स में और राजा को समझाने लगे। तो राजा ने पोप को फोर्स किया कि आप ये हेडक्वार्टर रोम का छोड़ के आप चले जाइए कहाँ, अविग्नन फ्रांस में। सिमिलरली किंग हेनरी फोर्थ ऑफ इंग्लैंड took away the church land, closed a number of monasteries and took away their building and land and money. और इसी तरह जो आपके किंग हेनरी फोर्थ इंग्लैंड के, उन्होंने बहुत से चर्च की ज़मीनें छीन ली थी और बहुत से मोनेटरीज को बंद कर दिया था, और जो भी लैंड और पैसा था वो उन्होंने वापस ले लिया था चर्च से। द स्पिरिट ऑफ न्यू लर्निंग एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप बाय रेनेसेंस broaden the mental outlook of the people and they question everything including the authority of pope and the church practices. अब क्या हुआ, जब रेनेसेंस का मूवमेंट आया था तो लोगों की मेंटालिटी खुल गई थी, लोग नई नई चीज़ें सीखने लगे थे, नॉलेज सीखने लगे थे। उस नॉलेज की वजह से लोग हर चीज़ पे क्वेश्चन करने लगे थे। जो भी अथॉरिटी थी आपकी चर्च के, जो पोप होते थे, लोग उनसे भी क्वेश्चन करते थे, चर्च में भी क्वेश्चन करते थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, या जो भी हो रहा है आप ऐसा क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आग बंद करके अपने रिलीजन को फॉलो नहीं करते लगे थे। द मार्टिन लूथर, अ जर्मन clergyman and the professor of theology at the University of Wittenberg, openly criticized the Pope and the Church and launched a movement against the abuses in the Church and the authority of the Pope. मार्टिन लूथर एक जर्मन क्लर्गीमैन थे उस टाइम के, प्रोफेसर थे थियोलॉजी के यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग में। उन्होंने क्या करा कि पोप जो होते थे चर्च के, उनको क्रिटिसाइज करा और उनके खिलाफ एक मूवमेंट चलाया। जो चर्च में जो हो रहा था, जो अथॉरिटीज़ थी जो चर्च को संभालती थी, या जो पोप होते जो गलत प्रैक्टिसेस वो कर रहे थे, उनके खिलाफ उन्होंने एक मूवमेंट चलाया। काउंटर रिफॉर्मेशन, इन ऑर्डर टू रिस्टोर द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कैथोलिक चर्च, a large number of dedicated Christians including some popes introduced certain reforms within the church. अब क्या हुआ, जब चर्च की इतनी बेइज्जती होने लगी कि भैया ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स होने लगे कि चर्च में ऐसा होता है, चर्च में फीस ली जाती है, हर आदमी चर्च के खिलाफ बोलने लगा, तो पुराने जो चर्च थे, जो कैथोलिक चर्च थे, वहाँ पे लोगों ने क्या करा,
बहुत ज़्यादा नंबर में डेडिकेटेड क्रिश्चियन आए और चर्च के लिए रिफॉर्म लाए कि चर्च को दोबारा वही से अहमियत दी जाए। तो वो जो दोबारा रिफॉर्म आए चर्च को सेम अहमियत देने के लिए, उस मूवमेंट को बोला जाता है काउंटर रिफॉर्मेशन। उस चर्च की छवि को दोबारा सुधारने की कोशिश करी काउंटर रिफॉर्मेशन लाके। एज अ रिजल्ट ऑफ द काउंटर रिफॉर्मेशन द डिफरेंट रिलीजियस ऑर्डर वर फाउंडेड। अब काउंटर रिफॉर्मेशन में क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस ऑर्डर बनाए गए। वन ऑफ देम वाज द सोसाइटी ऑफ जीसस फाउंडेड बाय द इग्नेशियस लोयोला। एक उसमें से था सोसाइटी ऑफ जीसस बनाया गया उस टाइम, जो किसने बनाया था, फाउंडेड बाय इग्नेशियस लोयोला, आ स्पेनिश नोबेल। एक स्पेनिश नोबेल थे इग्नेशियस लोयोला, उन्हीं ने एक सोसाइटी बनाई जिसको बोलते हैं सोसाइटी ऑफ जीसस। इट speedily gained recognition and was successful in winning back most adherents in Europe, India, अफ्रीका एंड चाइना। अब ये जो सोसाइटी जब इन्हीं ने बनाई तो ये दोबारा से चर्च की खोई हुई इज्जत को वापस लाने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ, और यूरोप में इसने वापस चर्च में लोगों का विश्वास आने लगा, यूरोप में, इंडिया में, चाइना में, अफ्रीका में और अमेरिका में। सेंट फ्रांसिस जेवियर वॉज फॉलोअर ऑफ इग्नेशियस लोयोला। ही केम टू इंडिया एंड वर्क टिल हिज डेथ। सेंट फ्रांसिस जेवियर जो थे वो फॉलोअर थे इनके इग्नेशियस लोयोला के। वो इंडिया आए और जब तक इंडिया में रहे जब तक वो मर नहीं गए। द सेल्फलेस एंड डेडिकेटेड सर्विस रेंडर बाय द जीसस हेल्प इन द रेस्टोरिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। अब ये जो इन्हीं ने मेहनत करी थी, इस मेहनत की बदौलत जो चर्च की क्रेडिबिलिटी बनी हुई थी पहले ज़माने में, फिर बीच में जब रिफॉर्म आए लोगों ने चर्च पे भरोसा करना बंद कर दिया, तो इन्होंने दोबारा उसको काउंटर रिफॉर्मेशन ला के चर्च की क्रेडिबिलिटी को दोबारा बढ़ाया। वॉयेजेस एंड डिस्कवरीज। द रेनेसेंस स्पिरिट लेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंटरेस्ट इन द ज्योग्राफी एंड एक्सप्लोरेशन। अब क्या हुआ, जब रेनेसेंस मूवमेंट चला था तो लोगों ने पढ़ाई करना शुरू कर दी थी और उनकी इंटरेस्ट आने लगा था किसमें, ज्योग्राफी में और एक्सप्लोरेशन में। नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे, डिस्कवर करते थे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। द मैन ऑफ दिस पीरियड बिगेन टू डाउट द वेल एक्सपेक्टेड मिडिवल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट मास ऑफ लैंड। अब इस टाइम के जो लोग थे वो इस चीज़ पे भी डाउट करने लगे थे कि अर्थ एक फ्लैट मास ऑफ लैंड नहीं है। वो सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो, हर चीज़ का रीज़न देने लगे थे। द ओनली वे टू चेक द बिलीफ The only way to check this belief was to undertake sea voyages and find the truth. अब क्या था कि अगर आपको इस बिलीफ पे कि अर्थ एक फ्लैट लैंड है इसको चेक करना था, तो एक ही रास्ता था कि आप उसको ढूंढें और रिसर्च करें उसके बारे में और सच का पता लगाएं। तो लोग समुद्री सफ़र करने लगे। तो अदर इम्पॉर्टेंट रीजन टू अंडरटेक सी वॉयेजेस एंड डिस्कवरी अ न्यू सी रूट्स। और भी रीज़न थे जिनसे लोगों ने क्या करा, समुद्र का सफ़र करने लगे। वजह क्या थी, उनको ये चेक करना था कि अर्थ एक फ्लैट है कि अर्थ राउंड है, उसके लिए वो चलने लगे। इससे क्या हुआ, नए नए रास्ते भी उनको मिले, समुद्री रास्ते मिलने लगे। भाई जब डिस्कवरी होगी किसी चीज़ की, आदमी किसी चीज़ को करने की कोशिश करता है, धीरे धीरे जब वो आता है एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, उसको नई नई चीज़ें और देखने को मिलती हैं। There was a strong demand in European countries for Asian goods like spices, textile, indigo, etc. To meet this demand, the European sailors set out to go find a new trade routes and make huge profit from this trade. अब क्या था कि यूरोपियन कंट्री में एशियन गुड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, यानी मसाले हो गए, टेक्सटाइल हो गए, इंडिगो हो गए, नील जिसको बोलते हैं, इन सब की बहुत डिमांड थी। तो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो यूरोपियन सेलर होते थे वो नदी का सफ़र करते थे और जाते थे एशिया में और माल लेके ह्यूज प्रॉफिट में ट्रेड करते थे। द क्रूसेड हैड ब्रॉट द यूरोपियंस इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एशियन कंट्रीज। हम लोगों ने इस पहले वाली वीडियो में क्रूसेड्स के बारे में पढ़ा था। एक ग्रुप था जो ट्रेड को बढ़ावा देता था, तो उसी की बात हो रही। क्रूसेड ने क्या करा, यूरोपियन को अलग अलग कंट्रीज से मिलाया था, ट्रेडिंग करवाई थी, ट्रेडिंग करना शुरू हुई थी। देयरफॉर द यूरोपियन वर ईगर टू लर्न फ्रॉम अदर्स सिविलाइजेशन। और यूरोपियन अदर दूसरों की सिविलाइजेशन से बहुत कुछ सीखते भी थे और सीखने की कोशिश भी करते थे। दिस वॉज पॉसिबल बाय इंक्रीजिंग देयर ट्रेड कॉन्टैक्ट विद द एशियन कंट्रीज, हेंस द नीड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट। अब क्या हुआ कि ये यूरोपियंस ट्रेड करने की कोशिश करते थे, लोगों से मिलते थे, उनकी सिविलाइजेशन सीखते थे, तो उनको वहाँ पे जाने के लिए अब नए नए रास्ते खोजने की ज़रूरत थी कि जो रास्ते छोटे भी हों, आसान भी हों, वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँचे एशिया में और वहाँ से स्पाइसेस ला के ट्रेड करें। तो एक रीज़न तो ये भी था कि नए नए समुद्री रास्तों की खोज करने का एक रीज़न ये भी था कि ट्रेडिंग करनी थी। द कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय द ऑटोमन टर्क्स
in 1453 led to almost to the closure of the traditional land route to the east and passed through the Constantinople. अब क्या हुआ कि जब टर्किश लोगों ने, ऑटोमन जो टर्क थे, उन लोगों, टर्किश ऑटोमन एम्पायर था, उन्हीं ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे जब कब्जा कर लिया तो उन्हीं ने लैंड रूट बंद कर दिए। जब लैंड रूट बंद हो गए तो लोगों का आना जाना बंद हो गया, एक देश से दूसरे देश जाना उन्हीं ने बंद कर लिया। कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल खतरनाक वर्ड है। खैर जो भी है, जब उन्हीं ने बंद कर दिए, लैंड रूट्स बंद कर दिए, तो उसके बाद लोगों ने लैंड के थ्रू आना जाना बंद कर दिया। तो अब लैंड जब आना जाना बंद हो गया, बहुत से चार्जेस लगने लगे, किसी ने कब्जा कर लिया तो कोई भी वहाँ पे जाता था तो उसको महसूल चुकाना पड़ता था, या कोई भी चार्ज देना पड़ता था उस रूट को फॉलो करने के लिए। हैंस द यूरोपियन वर कंपेल्ड टू डिस्कवर द अल्टरनेट ट्रेड रूट। तो यूरोपियन को अब ज़रूरत पड़ी कि एक दूसरा कोई रूट निकालें जिससे ट्रेडिंग कर सके। तो एक ये भी एक वजह थी कि क्यों समुद्री रास्तों की ईजाद हुई, क्योंकि लैंड से सफ़र करना मुश्किल हो गया था। द इन्वेंशन ऑफ मरीनर्स कंपास विद द मैग्नेटिक नीडल, the astrolabe, the quadrant, and the growth of knowledge in the geography and the construction of better ship inspired the explorer to discover the new routes. अब क्या वो मैग्नेटिक कंपास बना लिया था, मैग्नेटिक कंपास बन गया था, नीडल आपके पास थी, तो लोग क्या करते थे, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आ गया था लोगों तो उससे क्या करते थे, वो लोग नए नए रास्ते खोजते थे। आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, लोगों के पास मैग्नेटिक कंपास होता है, या आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन अगर देखी हो तो उसमें देखा होगा जैक स्पैरो के पास एक कंपास था, तो वो रूट उससे फाइंड करता था। तो ऐसे ही लोगों ने भी रूट फाइंड करने चालू कर दिए थे, नए नए रूट फाइंड करते थे कंपास की मदद से। मर्चेंट एंड रूलर्स ऑफ यूरोप फाइनेंस द वॉयजेस फॉर वेल्थ, रिसोर्सेज एंड मार्केट इन द न्यू एरियाज। अब जो यूरोप के मर्चेंट थे वो पैसा लगाने लगे कि भैया नए एरिया में नई मार्केट बनेगी, नए रिसोर्सेज बनेंगे, तो वो नए रूट्स खोजने के लिए पैसा लगाने लगे थे एक्सप्लोरर्स पे। द पोर्चुगीज एंड स्पेन वर अमंग द फर्स्ट यूरोपियन स्टेट टू फाइनेंस देयर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। पोर्चुगल और स्पेन पहले यूरोपियन कंट्रीज से ऐसे जो अपने लोगों में पैसा लगाते थे एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के लिए, कि आप लोग एक्सप्लोर करिए और चीज़ों को डिस्कवर करिए, नई नई चीज़ों को डिस्कवर करिए। पोर्चुगीज एक्सप्लोरर बार्थोलोम्यू डियाज sailed down the west coast of Africa and reached the southern tip of the continent. पोर्चुगीज का एक एक्सप्लोरर था, यानी जो कि समुद्री रास्ते खोजता था या और भी चीज़ें खोजता था, उसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। उसने क्या करा, वो वेस्ट कोस्ट से सीधे अफ्रीका पहुंच गया, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे पहुंच गया और साउदर्न टिप, कॉन्टिनेंट के साउदर्न टिप पे पहुंच गया। इट वॉज नेम एज द केप ऑफ गुड होप as it gave a hope of discovery sea route to the east. इसको बोला जाता था केप ऑफ गुड होप, क्योंकि इसने क्या करा था कि डिस्कवरीज की नई आशाएं लोगों के अंदर आ गई थी कि अब यहाँ से और चीज़ें डिस्कवर हो सकती हैं, तो इसको बोलते थे केप ऑफ गुड होप। 10 years later वास्को डी गामा फॉलोड बार्थलोमोम्यू रूट अराउंड द केप ऑफ गुड होप एंड रीच कैलिकट इन इंडिया इन 1498। 10 साल के बाद एक और एक्सप्लोरर आया जिसका नाम था वास्को डी गामा। उसने इसके रूट को फॉलो करा, किसके रूट को, बार्थोलोम्यू डियाज ने जो रूट बनाया था केप ऑफ गुड होप के नाम से, उसी को फॉलो करा और उस रूट को वो फॉलो करके कैलिकट पहुंच गया, हिंदुस्तान पहुंच गया वो। 1498 में वो इंडिया आया। क्रिस्टोफर कोलंबस, अ सेलर फ्रॉम इटली, सेट आउट इन 1492 टू फाउंड अ न्यू रूट टू द ईस्ट। क्रिस्टोफर कोलंबस एक सेलर था जो इटली से निकला 1492 में नए रास्ते खोजने के लिए। ही लैंडेड ऑन एन आइलैंड एंड नेम इट एज ईस्ट इंडीज एंड कॉल्ड द नेटिव एज इंडियन। उसने एक आइलैंड ढूंढ लिया, क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक आइलैंड ढूंढा और उसका नाम उसने क्या रखा, ईस्ट इंडीज। और वहाँ के लोगों को जो लोग रहते थे उनको वो इंडियन कहने लगा। It was later on found that the Columbus had discovered a new land now known as America. बाद में पता चला कि कोलंबस ने एक नया लैंड और ढूंढ लिया है जिसको अब क्या बोला जाता है, अमेरिका बोला जाता है। However, it was another Italian sailor, Amerigo, who comforted that the new world discovered by Columbus was quite different from the Asia. इसके बाद एक और सेलर आया, एक
इटालियन सेलियर जिसका नाम था अमेरिगो, उसने भी कंफर्म करा जो कोलंबस ने नया वर्ल्ड ढूंढा है वो एशिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अ जर्मन जोग्राफिकर लेटर ऑन नेम द न्यू वर्ल्ड एज अमेरिका इन ऑनर ऑफ अमेरिगो। तो अमेरिका नाम उसका क्यों पड़ा, जो वर्ल्ड क्रिस्टोफर कोलंबस ने ढूंढा था उसका नाम अमेरिका इसलिए पड़ा क्योंकि अमेरिगो ने भी उसी को ढूंढा था, और अमेरिगो का के नाम पे उसका नाम रखा गया अमेरिका। और उसका नाम किसने रखा था, एक जर्मन जर्मन जोग्राफर थे, उन्हीं ने उसका नाम अमेरिका रखा था। किसके नाम पे, अमेरिगो के नाम पे। द फर्डिनेंड मैगेलन मेड द फर्स्ट वोयज अराउंड द वर्ल्ड। एक और सेलर है जिनका नाम था फर्डिनेंड मैगेलन, उन्हीं ने क्या करा, पहली वोयाज अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया उन्होंने। वोयाज मतलब पूरे वर्ल्ड के दौरे पे वो निकले। He crossed the Atlantic Ocean, went around the southern tip of the South America and reached a vast ocean, and which he called the Pacific Ocean. अब उन्होंने क्या करा, अटलांटिक ओशन को क्रॉस कर लिया, साउदर्न टिप ऑफ द साउथ अमेरिका में पहुंचे, वहां पे एक बड़ा सा ओशन उनको मिला और उन्होंने उस ओशन को क्या कहा, विच ही कॉल्ड दैट ओशन द पैसिफिक ओशन। His voyage was a landmark in the history of exploration and is proof for the first time that the earth was round. ये जो सेलर थे, इन्हीं की जो खोज थी उससे पता चला कि अर्थ राउंड है, ये पूरा घूम के वापस आ गए। तो इससे ही पता चला कि अर्थ राउंड है। लोग पहले कहते थे कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन जो फर्डिनेंड मैगेलन ने किया कि पूरे वर्ल्ड के अराउंड घूमे, ये पूरा राउंड घूम के आए। जब पूरा राउंड घूम के आए तो लोगों को पता चल गया कि अर्थ राउंड है, फ्लैट नहीं है। तो ये सब कुछ डिस्कवरीज हुई थी एंशिएंट टाइम में। ये उन डिस्कवरीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, बस हम लोग को ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे रिफॉर्म्स होते रहे वैसे वैसे लोगों की मेंटालिटी, मेंटल एबिलिटी बढ़ती रही और लोग नई नई चीज़ें करने की सोचते रहे कि ये चीज़ है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये है तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो धीरे धीरे बहुत से सेलर आए जो समुद्री रूट्स खोजने लगे, कि समुद्र के रास्ते वो खोजने लगे। तो धीरे धीरे इंडिया की खोज हो गई। इंडिया की खोज तो थी लेकिन वहाँ पे यूरोपियन नहीं थे, तो यूरोपियन पहुंचे इंडिया, कैलिकट पहुंच गए, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली। तो धीरे धीरे बहुत सी कंट्रीज धीरे धीरे आने लगी वजूद में, जिनका कोई वजूद नहीं था। इसके बाद देखते हैं क्या हुआ, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई। अभी क्या चल रहा था, रेनेसेंस के बाद चलिए आपकी रिफॉर्मेशन, चर्च बदले, उसके बाद कुछ डिस्कवरीज देखी हम लोगों ने, कैसे कैसे लोगों ने डिस्कवरीज करी। उसके बाद अब आते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। The Industrial Revolution is the name given to the series of changes that brought about a transition from the production by hand to the production by the machine. अब क्या हुआ कि जो हाथ से चीज़ें बनती थी उसको चेंज करके हम लोग ने मशीनों से चीज़ों को बनाना चालू कर दिया। तो इस रिवोल्यूशन को कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कि जो चेंजेस आए कि लोगों ने हाथ से चीज़ें बनाना बंद करके अब मशीनों से चीज़ें बनाने लगे। फ्रॉम स्मॉल स्केल प्रोडक्शन टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। हाथ से चीज़ें बनाते थे तो कम चीज़ें बनती थी, जब मशीन से बनने लगी तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा। फ्रॉम हैंड मेड गुड टू मशीन मेड गुड, हैंड मेड गुड्स से मशीन मेड गुड्स की तरफ जाने लगे। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, यही आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहलाती है। Thus the term industrial revolution denote all those changes that took place in the field of industry during the second half of the 18th century and the first half of the 19th century. तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हर उस चीज़ को कहा जाता है जो कि इंडस्ट्रीज़ में हुई, इंडस्ट्रीज़ का हालत बदलने के लिए। 18वीं सेंचुरी के आखिरी हिस्से में या 19वीं सेंचुरी के पहले हाफ में जो भी चीज़ें हुई जिसने इंडस्ट्रीज़ की कंडीशन बदल दी, तो वो आपकी कहलाई जाती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अंटिल दिस पीरियड गुड वर मैन्युफैक्चर एट होम विद हैंड। However, during the period of the Industrial Revolution, the employees made this work to use in the machine the factory. जब तक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं आया था ना ये पीरियड आया था तो चीज़ें घर में बनती थी हाथों से, लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने क्या करा, चीज़ें मशीन से बनने लगी फैक्ट्रियों में। द एम्प्लॉयज़ वर पेड वेजेस फॉर द लेबर, और जो एम्प्लॉयज़ थे उनको पैसे देने जाने लगे, जो भी वो मेहनत करते थे, जो भी लेबरी करते थे उसके लिए उनको पैसा दिया जाता था। The period mark a change from hand work to the machine work and from domestic system to the factory system of the production. इस पीरियड में बहुत से चेंजेस हुए, हाथ का काम सीधे मशीन के काम पे चला गया और जो भी डोमेस्टिक चीज़ें होती थी अब वो क्या एक सिस्टम बन गया था, फैक्ट्री का सिस्टम बन चुका था। जो चीज़ें घर में बनती थी अब वो क्या बाहर बनने लगी थी, फैक्ट्री में एक पूरा सिस्टमेटिक वे में काम होने लगा था।
It began in England in about 1750 by mass production of goods, and within 100 years it brought revolutionary changes in the political, social and economic life of the people. ये शुरू कहाँ से हुआ? ये इंग्लैंड से शुरू हुआ 1750 से, जब बहुत ही ज़्यादा बल्क में प्रोडक्शन होने लगा, बहुत ही मास प्रोडक्शन होने लगा चीज़ों का। फिर 100 साल के अंदर वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया धीरे धीरे। पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ जो लोगों की थी उस पर भी बहुत इफेक्ट डाला इसने। रीज़न फॉर द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। आफ्टर द रेनेसेंस एंड द रिफॉर्मेशन द इंग्लिश मैन बिगेन टू एंजॉय द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। जब ये दो मूवमेंट आए, कौन से? रेनेसेंस और आपका रिफॉर्मेशन, तो उसके बाद क्या हुआ? लोगों का दिमाग खुल गया, लोगों को फ्रीडम मिल गई, तो लोग एंजॉय करने लगे उस फ्रीडम को। इट वॉज इन द एटमोसफियर दैट द इंग्लिशमैन थॉट ऑफ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन इन द डिफरेंट फील्ड। अब जब फ्रीडम मिल गई तो लोगों ने नए नए तरीके से सोचने लगे कि कैसे चीज़ों को बनाया जाए, कैसे प्रोडक्शन किया जाए। अलग अलग फील्ड में लोग नए नए तरीके सोचने लगे। द लार्ज नंबर ऑफ इन्वेंशन मेड बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट ब्रॉट अबाउट अ रिवोल्यूशनरी चेंज इन द इंग्लैंड। और जितनी ज़्यादा डिस्कवरीज करी उस टाइम के ब्रिटिश साइंटिस्ट ने, तो उतनी ज़्यादा रिवोल्यूशन आई इंडस्ट्रीज में, लोगों के पास उतनी ज़्यादा चीज़ें आई। जितनी ज़्यादा डिस्कवरी हुई या जितनी ज़्यादा कह सकते हैं टेक्नोलॉजी आई, उतनी ज़्यादा लोगों के पास उस ज़माने में इंग्लैंड में चेंजेस आए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बनता गया। इंग्लैंड हैड अ लार्ज कॉलोनियल एम्पायर। फ्रॉम हर कॉलोनीज she could get raw material at the cheaper rate for her factories and these colonies also serve as a market for the British manufactured good। इंग्लैंड उस टाइम बहुत सी चीज़ों को कब्जे करा हुआ था, बहुत सी जगहों को कब्जे कर हुआ था, और उसके बाद बहुत बड़ी कॉलोनीज थी जहाँ से उसको चीप में रॉ मटेरियल मिल जाता था, जिससे वो प्रोडक्ट बनाता था और फिर उन्हीं प्रोडक्ट को उन्हीं मार्केट में जाके बेच भी देता था जहाँ से वो रॉ मटेरियल लेता था। रॉ मटेरियल लिया, उसने प्रोडक्ट बनाया और उसी मार्केट में जाके उसने बेच दिया। इंग्लैंड हैड अ प्लेंटीफुल डिपॉजिट ऑफ आयरन एंड कोल। उसके पास बहुत ज़्यादा डिपॉजिट, लोहे और कोयले का बहुत ज़्यादा डिपॉजिट भी था, उसके पास बहुत ज़्यादा तादाद में था। आयरन एंड कोल माइन वर सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर। आयरन वॉज यूज इन मेकिंग मशीन, द कोल प्रोवाइडेड अ चीप फूल, बोथ दीज फैक्ट्रीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। अब आयरन की ज़रूरत पड़ती थी मशीनें बनाने में और कोयले की ज़रूरत पड़ती थी फ्यूल बनाने में। अब ये दोनों लोगों ने मिलकर इंग्लैंड की फैक्ट्रीज को बहुत ज़्यादा बूम करा, इंग्लैंड की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ऊपर उठी। द इंसेंटिव टू प्रोड्यूस मोर गुड वॉज प्रोवाइडेड बाई टू फैक्टर। द फर्स्ट ह्यूज प्रॉफिट ऑफ एक्सपेंडिंग ट्रेड, providing an impetus to discover new ways of increasing her production. Second, the Napoleonic Wars made England industries quite active। अब क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स क्यों बनाने लगा था इंग्लैंड? द इंसेंटिव टू प्रोड्यूस मोर गुड वर प्रोवाइडेड बाय टू फैक्टर। दो फैक्टर थे उसके। पहला क्या था कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था उसको अपने ट्रेड को बढ़ाने में, तो वो और चीज़ें बना रहा था। भाई जब ट्रेडिंग कर रहा था उसको प्रॉफिट बहुत अच्छा मिल रहा था। दूसरा क्या था? नेपोलिक वॉर। जब वॉर चल रही थी तो तब भी इंग्लिश इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। सिंस दीज वॉर वर नेवर फॉट इन ब्रिटेन, द लॉन्ग पीरियड ऑफ पीस इन ब्रिटेन प्रूव यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू इंडस्ट्री। अब क्यों वॉर से उनको फायदा हो रहा था? क्योंकि ये वॉर कभी ब्रिटेन में हुई नहीं, और जब ब्रिटेन में नहीं हुई तो ब्रिटेन में शांति थी और पूरे देश में वॉर हो रही है, तो इन लोगों को टाइम मिल गया अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का, और जिससे क्या हो रहा था, ये अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहे थे और ट्रेडिंग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। तो दो रीज़न थे बेसिकली। पहला रीज़न तो था प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा था इसलिए इंडस्ट्रीज बूम हो रही थी। दूसरा रीज़न ये था कि उनको डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। वॉर हो रही थी ब्रिटेन के बाहर, ब्रिटेन में सन्नाटा था, तो लोग वहाँ आराम से काम कर रहे थे। अग्रेरियन रिवॉल्यूशन प्रेसिडेड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। अब अग्रेरियन रिवॉल्यूशन हुई जिसकी वजह से भी क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बूम मिला इंग्लैंड में। एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ पीजन वर फ्री टू वर्क इन द सिटीज, सो मेनी लेबर वर अवेलेबल इन द इंग्लैंड टू बी एम्प्लॉय। अब क्या हुआ, जब अग्रेरियन रिवॉल्यूशन हुई तो लोग बहुत मिलने लगे इंग्लैंड में काम करने के, लेबर्स जो फैक्ट्री में काम करने को तैयार हो गए। जब हाई एम्प्लॉयमेंट आपका बहुत ज़्यादा हो गया, लोग आपके पास बहुत ज़्यादा थे, तो आप चीज़ों को और ज़्यादा बनाने लगे। तो उससे क्या हुआ कि फैक्ट्रियाँ और लोग फैक्ट्री सेटअप करने लगे। अब उन लोगों को लेबर्स की कमी नहीं थी, जगह जगह उनको फार्मर्स मिल रहे थे, फार्मर्स फैक्ट्री में काम करने को तैयार थे, तो प्रोडक्शन रेट बहुत अच्छा हो गया था। इन सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज इंग्लैंड वॉज एडिकेट, जेम्स बॉन्ड इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। अब क्या हुआ, 18वीं सेंचुरी का जो अगला हिस्सा था यानी सेकेंड हाफ था, उसमें क्या हुआ, जेम्स बॉन्ड ने स्टीम इंजन बना लिया। द डिस्कवरी ऑफ स्टीम एज अ सोर्स ऑफ पावर फैसिलिटेटेड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब जब स्टीम इंजन बन गया
तो उसने क्या करा, इंडस्ट्रीज को और बूम मिली, इंडस्ट्रीज और तेजी से बढ़ने लगी आगे आगे। जब नई नई चीज़ें डिस्कवर होने लगती हैं तो क्या होता है कि इंडस्ट्रीज में और ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ने लगती है। अब उसने जेम्स बॉन्ड ने क्या करा, स्टीम इंजन बना लिया। इन 1983 द स्टीम वॉज यूज टू रन द लोकोमोटिव। अब क्या हुआ, 1813, इन 1813, 1983 बोल दिया मैंने, सॉरी, इन 1813। अब क्या हुआ कि उस जमाने में स्टीम से गाड़ियां चलने लगी, लोकोमोटिव, क्योंकि उससे स्टीम इंजन का इजाज कर लिया था ना आपका जो जेम्स वॉट था, उसने इंजन बना लिया था, तो वो स्टीम से चलने लगा था, यानी भाप से। द यूज ऑफ तारकोल एंड तार इनेबल द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज, दिस ब्रॉट अ रिवॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट। अब क्या हुआ, ये लोग ने जब इंजन बना लिए तो रोड बनाना सीख गए, जब तारकोल और तार से क्या करा, रोड बनाना सीख गए। जब उन्होंने रोड बनाना सीख ली तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता था बाय रोड वो भी अच्छा होने लगा। जब अच्छी रोड होगी तो गाड़ियाँ चलेंगी, तो गाड़ियाँ चलने लगी। तो जब ट्रांसपोर्ट होगा तो ट्रांसपोर्ट के बदौलत ट्रेड होगा, जब ट्रेड होगा जो कंपनी को प्रॉफिट होगा या फैक्ट्री को प्रॉफिट होगा तो इंडस्ट्रीज अपने आप बढ़ेंगी। इन 1814 जॉर्ज स्टेफनसन डिजाइन हिज फर्स्ट लोकोमोटिव इंजन। अब क्या हुआ, 1814 में पहला लोकोमोटिव इंजन डिजाइन किया। किसने किया, आपका पहला लोकोमोटिव इंजन डिजाइन करा किसने, जॉर्ज स्टेफनसन ने पहला लोकोमोटिव इंजन डिजाइन कर लिया। अब जब लोकोमोटिव इंजन हो गया विच वॉज यूज फॉर हॉलिंग कोल इन किलिंगवर्थ कोल। अब क्या हुआ, जब पहला इंजन उन्होंने डिजाइन कर लिया उससे क्या हुआ, कोयला इधर से उधर पहुंचाने लगे या ट्रांसपोर्टेशन करने लगे। तो अब क्या होगा, जब चीज़ें अच्छी होती रहेंगी यानी ट्रांसपोर्टेशन होता रहेगा यानी ट्रेडिंग होती रहेगी। जब ट्रेडिंग होगी तो ट्रेडिंग की बदौलत आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, जब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप और चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी इंडस्ट्रीज जो होंगी वो और फले फूलेंगी। इन 1830 द रेलवे ट्रेन वॉज रन विद द हेल्प ऑफ द स्टीम। अब 1803 में क्या हुआ, रेलवे की जो ट्रेनें थी वो स्टीम की बदौलत से चलने लगी इंग्लैंड में। The religious wars and intolerable condition drove thousands of people from Spain and France to England। अब क्या हुआ, जो लड़ाई हो रही थी बाहर कहाँ, आपकी स्पेन और फ्रांस में, उसकी वजह से बहुत से लोग इंग्लैंड में आ गए थे। These people brought with them wealth, good craftsmanship, mechanical spirit and spirit of inter। अब ये जो लोग आए थे ये लोग बहुत काबिल थे, पैसा था, मैकेनिकल स्किल थी और काम करने की क्षमता थी, यानी इंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर बनने की क्षमता थी इनके अंदर। तो इन लोगों ने यहाँ फैक्ट्री सेटअप करी इंग्लैंड में आके, धीरे धीरे काम को बढ़ाया तो इंग्लैंड में फैक्ट्रीज और बढ़ने लगी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में बहुत तेज़ी से उस टाइम होने लगा था। मेजर इन्वेंशंस, अब बात करते हैं कौन कौन से इन्वेंशन हुए। मेनी ग्रेट इन्वेंशन वॉज मेड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सम ऑफ दीज इंक्लूड द फॉलोइंग। फ्लाइंग शटल, इन 1733 द जॉन केले इन्वेंटेड द फ्लाइंग शटल फॉर वीविंग क्लॉथ। अब 1733 में फ्लाइंग शटल का इन्वेंशन हो गया, किसने करा था, जॉन के ने करा था। उससे क्या होता था, धागा बुना जाता था, धागा बुनने के लिए फ्लाइंग शटल बना दिया। तो जब धागा बुनने के लिए आप कपड़े को बनाने के लिए उन्होंने एक फ्लाइंग शटल बना दिया, उससे क्या हुआ कि तेज़ी से धागा बुनने लगे लोग, तो जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो बहुत अच्छे से होने लगी। स्पिनिंग जेनी, जेम्स हारग्रीव्स इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी। दिस डिवाइस कुड बी ऑपरेटेड बाय वन पर्सन एंड स्पिन एज मच एज 8 थ्रेड एट द सेम टाइम इंस्टेड ऑफ वन। एक और डिवाइस बना ली गई, जेम्स हारग्रीव्स ने एक डिवाइस बनाई जिसका नाम था स्पिनिंग जेनी। अब स्पिनिंग जेनी भी क्या करती थी, धागे को खोलती थी। तो अब वो क्या करती थी, एक बार में 8 धागे खोल लेती थी। ऐसे क्या होता था, जब एक धागा था आपके पास तो काम धीरे होता था, एक बार में एक धागा खोलती थी डिवाइस, लेकिन स्पिनिंग जेनी क्या करती थी, 8 धागे खोलती थी एक बार में, तो काम तेजी से होने लगा। वाटर फ्रेम, रिचर्डन आर्क वाइट राइट इम्प्रूव द स्पिनिंग जेनी एंड इन्वेंटेड अ वीविंग फ्रेम नोन एज वाटर फ्रेम। अब क्या हुआ, इसके बाद एक और आए आपके रिचर्ड आर्कराइट, उन्होंने क्या करा, स्पिनिंग जेनी में थोड़े से चेंजेस करे और स्पिनिंग जेनी को वाटर फ्रेम बना दिया। विच वॉज ओरिजिनली रन बाय द हॉर्स पावर एंड लेटर बाय द वाटर पावर। जो पहले घोड़े से चलती थी फिर उसके बाद उसको पानी से चलाने लगे। दिस वॉज मच बेटर दैन द स्पिनिंग जेनी एट इज कुड प्रोड्यूस टफर थ्रेड। अब ये क्या हुआ, ये स्पिनिंग जेनी से भी अच्छी थी, थोड़ी से चेंजेस करे उन्होंने उसमें, स्पिनिंग जेनी को भी मॉडिफाई कर दिया। अब ये क्या करता था, ये जो थ्रेड बनाता था ये और मजबूत थ्रेड होता था तो कपड़ा और अच्छा बनता था। स्पिनिंग म्यूल, सैमुअल क्रॉम्पटन इन्वेंटेड द स्पिनिंग म्यूल। अब एक और साइंटिस्ट आए या इन्वेंटर मान सकते हैं, उन्होंने स्पिनिंग म्यूल बनाया।
विच कंबाइन द गुड फीचर ऑफ स्पिनिंग जेनी एंड द वाटर फ्रेम विद दिस मैकेनिकल डिवाइस। अब ये क्या था, इस मशीन में स्पिनिंग जेनी का भी फ्यूचर था और वाटर फ्रेम का भी फ्यूचर था, दोनों का फ्यूचर था। और स्ट्रॉन्गर और फाइनर थ्रेड बनाती थी बहुत तेज़ी से और बहुत ही कम दाम पे। इस ये जो डिवाइस थी स्पिनिंग म्यूल, इसके अंदर स्पिनिंग जेनी का भी फ्यूचर था और वाटर फ्रेम का भी फ्यूचर था। दोनों फ्यूचर को मिला के उन्होंने एक डिवाइस बनाई जिसका नाम था स्पिनिंग म्यूल। अब ये डिवाइस और अच्छी थी, क्या करती थी, सस्ते दाम में अच्छा और टिकाऊ धागा बनाने लगी, तो और तरक्की होने लगी। फिर आया ऑटोमेटिक लूम। ऑटोमेटिक लूम एडमंड कार्टराइट थे, उन्हीं ने इन्वेंट करा ऑटोमेटिक लूम, और पावर लूम उसको बोलते हैं। ये मशीन क्या करती थी, दिस मशीन यूज एन ऑटोमेटिक शटल वर्क बाय द वाटर पावर। बाय दिस इन्वेंशन टेक्सटाइल प्रोडक्शन वाज रिवोल्यूशनाइज्ड एज द स्पीड ऑफ वीविंग बिकम 100-fold वाइल प्राइस फेल टू हाफ। अब ये ऑटोमेटिक लूम थी, ये बहुत तेजी से काम करती है। जैसे आपका फ्लाइंग शटल होता था, धागे बुन के कपड़े को बनाता था धागे से, तो वो धीरे धीरे काम करता था फ्लाइंग शटल। जब इन्होंने ऑटोमेटिक लूम बनाई तो ऑटोमेटिक लूम बहुत तेजी से काम करने लगा। जब वो तेजी से काम करेगा तो प्रोडक्शन बहुत बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें बनेंगी, जिससे क्या होता था, प्राइस हाफ हो जाता था चीज़ों का, तो और फायदा होने लगा। उसके बाद आई कॉटन गिन। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्प्रेड टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वेयर एली विटनी इन्वेंटेड अ मैकेनिकल डिवाइस नोन एज द कॉटन गिन। अब उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उन्हीं ने क्या इन्वेंट करा, एली विटनी ने एक मैकेनिकल डिवाइस बनाई जिसका नाम था कॉटन गिन। दिस कुड सेपरेट द कॉटन सीड फ्रॉम द फाइबर ऑफ द। अब ये क्या करती थी, जो कॉटन का पेड़ होता था उसमें से धागे कॉटन अलग करती थी और उसके बीज अलग कर देती थी ये, और इस मशीन से भी टाइम बचने लगा। कॉटन अलग हो गया, बीज अलग हो गया, जिससे क्या होता था, कॉटन को इस्तेमाल कर लेते थे कपड़ा बनाने के लिए। सीविंग मशीन्स। एलियास होव इन्वेंटेड द सीविंग मशीन विच गेव अ ट्रेमेंडस बूस्ट टू द क्लोथिंग। अब सिलाई की मशीन इन्वेंट हो गई, किसने करी, एलियास होव ने सिलाई मशीन इन्वेंट करी, जिससे क्या हुआ, कपड़े सिलने लगे, लोग कपड़े बनाए, कपड़े काटे, कपड़े सिलने लगे। अब प्रोडक्शन ऑफ स्टील, अब स्टील का प्रोडक्शन चालू हो गया। हेनरी बेसेमर ने क्या करा, हेनरी बेसेमर इन्वेस्टेड द प्रोसेस फॉर मेकिंग हार्डर प्योरर एंड रिफाइन आयरन नोन एज स्टील बाय रिमूवर ऑफ इम्प्योरिटी। हेनरी बेसेमर एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं ने क्या करा, लोहे को प्यूरिफाई करा, धीरे धीरे रिफाइन करा, उसकी इम्प्योरिटीज़ को हटा के उसको स्टील में कन्वर्ट कर लिया। जब वो स्टील में कन्वर्ट हो गया तो स्टील, द न्यू प्रोसेस वॉज चीपर एंड फार बटन अर्लियर। अब स्टील दिखने में भी अच्छा होता है और चीपर भी होता है, तो अब स्टील का जब इन्वेंशन हो गया तो स्टील का जब प्रोडक्शन होने लगा तो इंडस्ट्रीज में और बूम आ गया। द इमरजेंस ऑफ स्टील वॉज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द आयरन इंडस्ट्रीज। जब स्टील बन गई तो ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था आयरन इंडस्ट्री में, जिसने आयरन इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा बूम दिया, आयरन इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। एक सेकंड, बैटरी लो हो रही है, चार्ज। तो उसके बाद क्या हुआ कि स्टीम इंजन्स की, फिर उसके बाद स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो गया इन 1769। अभी हमने बताया था आपको, जेम्स वॉट ने क्या करा, स्टीम इंजन को इन्वेंट कर लिया। द इंजन हैड अ सेपरेट कंडेंसर फॉर कूलिंग एंड द स्टीम एंड द एयर टाइट जैकेट फॉर कीपिंग द सिलेंडर continuously hot. It had greater speed, consumed less coal and was economical. अब उस ज़माने में उन्होंने जब स्टीम इंजन बना लिया तो वो कोयले पे चलने लगा। जब वो कोयले पे चलता था तो वो सस्ता पड़ने लगा लोगों को ट्रांसपोर्ट के लिए स्टीम इंजन, तो लोग उससे ट्रांसपोर्टेशन करने लगे। इट वॉज प्रोवाइडेड स्टीम पावर फॉर टेक्सटाइल मशीनरी एट द कंपेरेटिवली लो पावर। अब क्या हुआ, टेक्सटाइल मशीनरी में भी स्टीम इंजन को यूज़ करने लगे, इसकी स्टीम पावर को यूज़ करने लगे। जो तरीका उसने अपनाया था जेम्स वॉट ने, उसी तरीके से आपने कपड़े में, धंधे में भी उसको यूज़ करने लगे। तो जब उसको यूज़ करने लगे तो वो लो प्राइस में काम करने लगा, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट लो हो गई, प्रॉफिट अच्छा होने लगा, तो लोग और चीज़ों को प्रोड्यूस करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन इन्वेंट हो गया। द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेलीग्राफ एंड द टेलीफोन रिवॉल्यूशनाइज कम्युनिकेशन। जब टेलीग्राफ और टेलीफोन आ गया मार्केट में तो लोग कम्युनिकेशन करने लगे, जिससे बातचीत होने लगी। द टेलीग्राफ सिस्टम वॉज वाइडली इंट्रोड्यूस आफ्टर 1845। 1845 के बाद इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे टेलीग्राफ सिस्टम को। एंड अंडर सी केबल वॉज सेंट अप इन द Atlantic Ocean in 1866. Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876. अब क्या हुआ, ग्राहम बेल ने टेलीफोन को इन्वेंट कर लिया, कब, 1876 में, 1876 में।
Thus, all the above invention made England the workshop of the Europe and the most industrialized countries in the world. जब इतनी चीज़ें इंग्लैंड में हो गई तो इंग्लैंड को उस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री माने जा लगा, वर्कशॉप ऑफ यूरोप बोलते थे उसको, और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज कंट्री थी उस टाइम वर्ल्ड में इंग्लैंड. द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. द डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ द प्रोडक्शन वॉज रिप्लेस बाय द फैक्ट्री सिस्टम. पहली चीज़ तो ये हुई कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो जो हाथ से चीज़ें बनती थी वो किससे बनने लगी, फैक्ट्री से. तो फैक्ट्री सिस्टम को डोमेस्टिक सिस्टम को फैक्ट्री सिस्टम ने हटा दिया. द लार्ज मशीन वॉज सेटअप इन द बिग बिल्डिंग. तो बड़ी बड़ी मशीनें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आने लगी. जनरली लोकेटेड बाय साइड ऑफ द रनिंग स्ट्रीम, और रनिंग स्ट्रीम के साइड बाय साइड उनको रख दिया जाता था. और नंबर ऑफ वर्कर्स कुड वर्क साइमल्टेनियसली इन दिस फैक्ट्री टू प्रोड्यूस. अब क्या होता था, जब बड़ी बड़ी मशीनें होती थी तो बहुत सारे वर्कर एक साथ काम करते थे और क्या करते थे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में प्रोडक्ट को बनाते थे एक बार में, जिससे क्या होता था, टाइम कम लगता था, प्रोडक्ट ज़्यादा बनता था और वो प्रोडक्ट मार्केट में जाता था और बिकता था. द इफेक्ट ऑफ इन्वेंशन ब्रॉट आउट इन द वेरियस फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉट अबाउट रिवॉल्यूशनरी चेंजेस फॉर द बेटर. अब क्या हुआ, जब इन्वेंशन होने लगे धीरे धीरे, जब इन्वेंशन हुए तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे चीज़ों में, बहुत चीज़ें तरक्की करने लगी. रेलवे लोकोमोटिव्स आपके आ गए, स्टीम शिप्स बन गई, टेलीग्राम, टेलीफोन्स, मोटर कार्स, मेनी अदर थिंग्स मेड लाइफ मोर कंफर्टेबल. अब इतनी चीज़ें जब मार्केट में आ गई, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई तो लोगों की ज़िंदगी को और आसान बनाया इसने. इलेक्ट्रिसिटी केम टू बी यूज फॉर द लाइटनिंग, हीटिंग, कुकिंग, ऑपरेटिंग रेडियोज, टेलीविजन, वॉशिंग, आयरनिंग एंड मेनी अदर कोर्स. अब क्या हुआ, बिजली आ गई. जब बिजली आ गई तो बिजली से लोग रोशनी करने लगे, हीटिंग करने लगे, खाना पकाने लगे, रेडियो चलाने लगे, टीवी चलाने लगे, वॉशिंग मशीन चलने लगी, कपड़ों पे आयरन होने लगी. तो ये सब चीज़ें आई तो लोगों को कंफर्ट और बढ़ने लगा. द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मेनी टाउन्स एंड सिटीज़. अब क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहीं मार्केट में आ रही, कोई फैक्ट्री को सेटअप कर रहा है, तो जब लोग पैसा कमाएंगे तो उस जगह को भी डेवलप करेंगे. तो धीरे धीरे टाउन्स और सिटीज़, नए नए टाउन्स, नए नए सिटीज़ बनने लगे. People from the rural areas migrated to the urban areas for the employment, education, cultural benefit and enjoyment. अब गांव के जो लोग होते थे वो शहर की तरफ आने लगे. क्यों, जब वहाँ उनको रोजगार मिलने लगा, नई नई फैक्ट्रीज सेटअप हो रही थी, फैक्ट्रीज में जाते थे, काम करते थे, उनको पैसे मिलता था जिससे वो अपने बच्चों को पढ़ाते थे, अपने कल्चरल बेनिफिट्स के लिए काम करते थे, इंजॉयमेंट करते थे लाइफ का. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंक्रीज द नेशनल वेल्थ. अब क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहीं आएगी, लोग काम करेंगे, तरक्की होगी, तो क्या वो उस देश की भी तो हालात सुधरेंगे, लोग वहाँ पे पैसे वाले होंगे, अमीर हो जाएंगे, तो नेशनल वेल्थ को भी बढ़ाती थी. एंड मेड द वेस्टर्न नेशन रिच एंड पावरफुल. और जो भी वेस्टर्न नेशन होते थे उनको रिच और पावरफुल वो बना रहा था. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत हेल्प कर रहा था. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑल्सो हैड सम नेगेटिव इफेक्ट. अब ये तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट थे कि ये सब हेल्प कर रहा था. अब नेगेटिव इफेक्ट क्या हो रहे थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गिव राइज टू द कैपिटलिज्म. अ फ्यू इंडिविजुअल इन द सोसाइटी बिकेम कैपिटलिस्ट, the owner of the key means of the production. They confer fabulous wealth and wielded immense power and prestige. On the other hand, it created a caste class of worker living in poverty, depending entirely on their capitalist employers for bread. अब क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई तो दो हिस्सों में बंटने लगी सोसाइटी. एक वो लोग जो वर्कर थे जो उस फैक्ट्री में काम करते थे, एक वो जो फैक्ट्री को चलाते थे. तो कैपिटलिस्ट जो यहाँ पे बोला जा रहा है वो पैसे वाले लोग थे जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते थे, और गरीब लोग जो होते थे, जो वर्कर होते थे, जो पैसा कमाने के लिए उनके पास काम करते थे. दो टुकड़ों में फैक्ट्री बंटने लगी थी. तो गरीब लोग उनके लिए काम करते थे और उनसे पैसे लेते थे. उनके गुलाम एक तरह से कह सकते हैं, उन्हीं के लिए सिर्फ काम करते थे. गुलाम तो नहीं कह सकते, लेकिन अब फैक्ट्री दो हिस्सों में बंटने लगी थी. इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट मोनोपोलीज पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर एंड यूटिलाइज टू सीज द पॉलिटिकल पावर विच इन टर्न ब्रॉट फर्दर इकोनॉमिक बेनिफिट. अब क्या होता था, जो पैसे वाले लोग होते थे वो मोनोपोली उनकी चलती थी, सब कुछ उन्हीं का चलता था. पॉलिटिकल पावर पे भी कब्जा कर लिया था उन्होंने और इकोनॉमिक पावर पे भी कब्जा कर लिया था, जिससे क्या होता था कि पैसे से ही पैसा बनता है. जब पैसे से पैसा बनता है, जब बड़े लोग हैं तो अब वो क्या करेंगे, सरकार को भी चलाएंगे और फैक्ट्री भी चला रहे हैं. तो अपने बेनिफिट के लिए काम होने लगा. जब अपने बेनिफिट के लिए काम होने लगा, धीरे धीरे कंट्री को भी बेनिफिट मिलेगा उससे भाई. इन इंग्लैंड आउटवर्डली देयर वॉज डेमोक्रेसी बट एक्चुअली एरिस्टोक्रेट और ऑब्लिकैग रूल्ड. अब क्या था, इंग्लैंड में थी तो डेमोक्रेसी, लेकिन राज किसका चल रहा था, पैसे वालों का. जो फैक्ट्रीज के ओनर थे, जिनके पास पैसा था, उनका राज चलता था. वो जैसा चाहते थे वैसी चीज़ें वो करते थे. पार्लियामेंट वॉज कंट्रोल बाय द रिच लैंडलॉर्ड्स एंड द बिग कैपिटलिस्ट. और जो पार्लियामेंट थी उसको कंट्रोल कौन करते थे, अमीर लोग करते थे. अमीर जमींदार जो होते थे वो पार्लियामेंट को कंट्रोल करते थे और गरीबों को दबाते थे.
द रथलेस एक्सप्लोटेशन ऑफ वर्कर टुक प्लेस इन द फैक्ट्रीज। वर्कर का एक्सप्लोटेशन होता था बहुत ज़्यादा, बहुत ही बुरा। जो गरीब लोग होते थे उनको दबाया जाता था। दे वर मेड टू वर्क फॉर 12 to 15 आवर, 12 से 15 घंटे उनको लगातार काम कराया जाता था। नंबर ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रन वर एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्रीज बिकॉज द लेबर वॉज फाउंड चीपर दैन दैट ऑफ द मैन। अब क्या होता था, औरतें और बच्चों को लगा दिया जाता था फैक्ट्री में काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि औरतें बच्चे कम पैसों में काम करने को तैयार हो जाते थे, जो मर्द होते थे वो ज़्यादा पैसे मांगते थे, तो चीपर लेबर उनको मिल गया था कि कम पैसों में वो काम कर रहे थे, तो उनको 15 से 18 घंटे तक काम कराते थे। कंडीशन इन द माइंस वर स्टिल वर्स वेयर द वुमेन एंड चिल्ड्रन हैड टू ड्रैग द कार्ट लाइक द पोनीज। अब जो माइंस का मतलब होता है जो सुरंगें होती हैं, या आपकी माइंस हम बोल सकते हैं कोयले की जो खान होती हैं, जो खानें होती हैं, उसमें बच्चों और औरतों से वो काम कराते थे, जिससे बहुत ज़्यादा रिस्क होता था। वो गाड़ी को खींच के ले आते थे बच्चे उसको। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वुमेन एंड द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज इन द माइन ऑफन मेन डैड मैन हैड नो एम्प्लॉयमेंट। तो कभी कभी ऐसा होता था कि औरतें बच्चों को रख लेते थे चीप चीप के चक्कर में, और मर्दों को काम ही नहीं देते थे। लोगों को, मर्दों को काम ही नहीं मिलता था, औरतों ही बच्चों को रख लेते थे वो लोग फैक्ट्री में। समटाइम ऑल द वर्कर वर डिसमिस अनजस्टिबली एंड आर्बिट्रीली। कभी कभी ऐसा होता था सारे वर्कर को उठा के बाहर करते थे कि नहीं कराना काम किसी से, जब मर्जी निकाल देते थे, जब मर्जी रख लेते थे। तो ये वर्कर्स का बहुत एक्सप्लोटेशन हो रहा था। कोई भी ऐसा कोई कानून नहीं था वहाँ पे उस वक्त, बस फैक्ट्री खुल गई थी, काम हो रहा था, लेबर कैटेगरी काम करती थी, जो ओनर होते थे उनसे काम कराते थे, जब मर्जी होती थी जिसको चाहते थे निकाल देते थे। द वर्कर लिव्ड इन स्मॉल टेनमेंट वेयर देयर वर नो फैसिलिटीज फॉर लाइटिंग, हीटिंग, सैनिटाइजेशन, हाइजीन। और वर्कर्स को एक अलग जगह पर रखा जाता था जहाँ पे ना खाने की अच्छी फैसिलिटी थी, ना साफ सफाई थी, कपड़े नहीं अच्छे थे, स्लम वाले कपड़े पहनते थे, बैड फूड, पुअर क्लोथिंग, स्लम डीलिंग एंड मिजरेबल लिविंग कंडीशन। मतलब वहाँ पे लिविंग कंडीशन बहुत बुरी थी जहाँ पे वर्कर्स को रखा जाता था। कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई लाइटिंग नहीं थी, कोई साफ़ सुथरा नहीं था, और खाना भी अच्छा नहीं था, और कपड़े भी उनके अच्छे नहीं थे जो वर्कर्स जो पहनते थे। आई होप सो आपको अभी तक हमारी वीडियो समझ में आई होंगी, और इसके अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, थोड़ा सा पार्ट और बचा है, इसको भी कवर कर लेते हैं। चलिए कॉजेज़ देख लेते हैं, क्या क्या कॉजेज़ है। मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा चैप्टर है तो मैंने कहा यहीं पर राउंड ऑफ कर दें, लेकिन है। कॉजेज़ देख लेते हैं, क्या क्या कॉजेज़ है। With the progress of the industrial revolution, the Europe was producing much more than she needed constituently. She had to find market to serve her surplus. So the capitalists now began to penetrate into the new areas, looking for the new investment, raw material, and new markets. And their effort was supported by the big armies, navies, or powerful national government. अब क्या हो रहा था, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी, बहुत तेज़ी से हो रही थी, तो लोग प्रोडक्ट बना रहे थे। अब प्रोडक्ट बना रहे थे तो बेचेंगे कहाँ? अब बेचने के लिए उनको नई मार्केट चाहिए होती थी कि नई नई मार्केट्स में जाके अपना प्रोडक्ट बेचें, तभी तो लोगों तक प्रोडक्ट बिकेगा। जब प्रोडक्ट बिकेगा तभी तो पैसा आएगा, तभी तो और प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन प्रोडक्ट तो बन रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। अब क्या करता था, यूरोपियंस को सपोर्ट मिल रहा था, नई मार्केट इस्टेब्लिश करने का सपोर्ट उनको कहाँ से मिलता था? आर्मीज़ देती थी, नेवीज़ देती थी, और जो वहाँ की गवर्नमेंट होती थी वो उनको सपोर्ट देती थी कि वो नई नई मार्केट सेटअप करेगी जिससे वो अपना सामान वहाँ बेचे। कॉलोनीज वर नीडेड टू अकोमोडेट सरप्लस पॉपुलेशन। कॉलोनीज चाहिए थी, नई नई कॉलोनीज बना रहे थे, जो इतनी अकोमोडेशन हो रहा था, कॉलोनीज वर नीडेड अकोमोडेट सरप्लस पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, अब लोग वहाँ आ रहे थे बाहर से रहने, गांव से लोग आ रहे थे शहरों में, तो अब क्या हो रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो कॉलोनीज को बनाया जा रहा था। यूरोपियन गवर्नमेंट्स रिगार्डेड दैट द पावर एंड द प्रेस्टीज ऑफ द नेशन डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ इट्स ओवरसीज पोजीशन। अब उनको ये लगता था कि किसी भी नेशन की पावर उस पर डिपेंड करती है कि वो कितना एरिया को अपने अंडर में रखता है, तो वो अब अपना एरिया बढ़ा रहे थे धीरे धीरे। कॉलोनीज का मतलब क्या है कि कॉलोनीज का मतलब ये होता था उस ज़माने में अपना एरिया बढ़ाना, तो धीरे धीरे वो अपना एरिया बढ़ा रहे थे। द यूरोपियन कंसिडर्ड देमसेल्व्स सुपीरियर टू द एशियन एंड अफ्रीकन। और यूरोपियंस अपने आप को एशियंस और अफ्रीकन से सुपीरियर मानते थे। मानेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो लिए आए थे, वो हर चीज़ में आगे थे एशियन और अफ्रीकन से। दे कंसिडर्ड दे द वाइट मैन बर्डन टू ब्रिंग सिविलाइजेशन इन मेनी कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। दे कंसिडर वाइट मैन बर्डन उसको बोलते थे सिविलाइजेशन को, मेनी कंट्री एशिया और अफ्रीका में भी वो फैलने लगे थे धीरे धीरे। Consequently, a large number of people and the major portion of the earth came under the complete or the partial subjugation to the 6 great power of the world. अब धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड जो था वो धीरे धीरे 6 ग्रेट पावर्स के अंदर में आ गया था धीरे धीरे यूरोपियंस की। कौन कौन थे? द ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया एंड जापान। ये 6 उस टाइम की ग्रेट पावर्स थी जो कि पूरी दुनिया को चला रही थी।
Impact of imperialism. When a European power came into the foreign country of Asia, Africa, or Caribbean and conquered it for its own imperialistic motive, it completely dominated the country, that country. अब क्या होता था कि जब कोई भी यूरोपियन पावर किसी फॉरेन कंट्री में जाती थी, एशिया या अफ्रीका या कैरेबिया में, तो वो पूरी की पूरी वो जो कंट्री होती थी उसको पूरा डोमिनेट कर लेती थी और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती थी. इट चेंज इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर इट. और वो क्या करती थी, उस कंट्री की जितनी पुरानी पॉलिसीज होती थी उनको चेंज कर देती थी अपने बेनिफिट के लिए. द इम्पेरिस्टिक नेशन मेड ह्यूज प्रॉफिट यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ देयर कॉलोनीज. अब ये जो बड़ी देश थे यूरोपियन देश, जब छोटे देश पे अटैक करते थे, एशिया मतलब डोमिनेट करते थे, अटैक तो नहीं करते थे, कब्जा करते थे, तो उनको अपने हिसाब से यूज़ करते थे अपने प्रॉफिट के लिए और उनकी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते थे और अपना प्रॉफिट करते थे. In the course of this development, the imperialistic nation also brought that many new invention and discoveries to these colonies. अब डोमिनेशन के चक्कर में अब जब वहाँ पे गए किसी चीज़ को डोमिनेट कर रहे थे, तो चीज़ें करने की कोशिश करते थे, तो वहाँ पे भी उनको इन्वेंशन करना पड़ता था, जिसकी वजह से उन जगहों पे भी वो डेवलपमेंट कर देते थे. यूरोपियन जब किसी दूसरे एशिया या अफ्रीका या कैरेबियन कंट्री जाते थे तो वहाँ पे भी वो डेवलपमेंट करते थे अपने रहने के लिए. However, the imperialism had far-reaching negative effect which outweighed their positive effect. Some of the impact of imperialism for the following. अब क्या हुआ, काम तो कुछ अच्छे करते थे लेकिन मेन क्या करते थे, वो डोमिनेट करते थे. उसको डोमिनेट करते थे तो उसके दो इफेक्ट होते थे, एक पॉजिटिव इफेक्ट आता था और एक नेगेटिव इफेक्ट आता था. इम्पेरियलिज्म के दो इफेक्ट थे आपके. भाई जब किसी कंट्री को डोमिनेट कर रहे हो तो लोगों को तो दबा रहे हो, लेकिन उनके रिसोर्सेज को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो उनकी रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए तो वहाँ पे डेवलपमेंट करते थे ये लोग. तो दो इफेक्ट आते थे, तो पॉजिटिव इफेक्ट होते थे और नेगेटिव इफेक्ट. पॉजिटिव इफेक्ट क्या आते हैं, द इम्पेरिस्टिक नेशन बिल्ड रोड, कैनल एंड रेलवे इन द कॉलोनीज ऑफ द एशिया एंड अफ्रीका. अब क्या करते थे, वो वहाँ पहुँचे, जब वहाँ की रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं तो रेलवे कैनाल बना रहे, रोड बना रहे हैं, तो ये सब बना रहे हैं, तो उस एरिया को भी डेवलप कर रहे हैं. They established many new industries in their colonies for their own benefit, but in the course of the development, they also benefited the people of the colonies. अब जिस कॉलोनी में वो जाते थे, जहाँ रहते थे, तो वहाँ पे नई फैक्ट्री सेटअप करते थे. जब नई फैक्ट्री सेटअप करते थे तो वहाँ पे डेवलपमेंट होता था. डेवलपमेंट तो अपना तो करते ही करते थे अपने फायदे के लिए, वहाँ के लोगों को भी कर देते थे इसी बहाने. दे इंट्रोड्यूस इम्प्रूव मेडिकल केयर एंड बेटर मेथड ऑफ सैनिटाइजेशन इन द कॉलोनी. अब जब वहाँ पे वो खुद रह रहे हैं उस कॉलोनीज में, जब उसको वो डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ की चीज़ों को भी डेवलप करेंगे, तो वहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटीज़ बढ़ाई, उन्होंने सैनिटाइजेशन करा. दे इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजीज एंड पेव द वे फॉर द मॉडर्नाइजेशन. और नई टेक्नोलॉजीज लाए वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन हुआ. जिस एरिया को कब्जा करते थे यूरोपियन, जो भी कॉलोनीज बनाते थे अपनी, तो उसको डेवलप भी करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती थी, क्योंकि वहाँ की रिसोर्सेज को वो यूज़ करते हैं. तो ये उनके पॉजिटिव इफेक्ट थे. निगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं, by breaking up the age-old pattern of the agrarian economy in the colony and by forcing them to grow commercial crops, they destroy the self-sufficiency of the rural society. अब क्या करते थे, जब वो अपने लिए काम कराते थे लोगों से अपने बेनिफिट के लिए, तो जो वहाँ पे पुरानी चीज़ें चल रही थी उनको हटा के अपनी चीज़ें कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो कराते थे कि ये क्रॉप ग्रो करो, इसको हम लोग बेचेंगे, और जो पुरानी चीज़ें थी उनको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते थे. They made land revenue policies according to their own benefit and charged exorbitant land revenue, evicted the farmer from the land in case of non-payment. This ruined the very base of the economic development of the countries of the Asia and Africa. अब वो क्या करते थे, बहुत सी वहाँ पे लैंड की पॉलिसीज़ लाते थे, कैसे ज़मीन को कब्जा कर लें, फार्मर्स को परेशान करते थे, फार्मर्स की चीज़ों को ले लेते थे, उनको अगर वो कोई पेमेंट नहीं करते थे फार्मर तो उनके ऊपर टैक्स लगाते थे, हैवी ड्यूटीज़ लगाते थे. तो ये क्या कर रहे थे, उनके ऊपर एक तरह से अत्याचार कर रहे थे अपने फ़ायदे के लिए. They ruined the traditional handcraft and cottage industries of the colony and rendered many people. और जो पुराने ज़माने के जो लोग थे, जो हाथ से काम करते थे या हाथ से कॉटेज की जो भी इंडस्ट्रीज़ होती थी, उनको ये बर्बाद कर देते थे अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि अपनी इंडस्ट्रीज इन्हें सेटअप कर दी. अब ये चाहते थे कि हमारा माल बिके, हाथ का जो लोग बना रहे वो ना बिके. They considered themselves socially superior and the cultured more advanced than the people of the colony. Therefore, they introduced many changes in the system of education and the custom and the culture of these countries. In many part of the colonized world, the traditional cultures were destroyed or replaced by the western. अब ये वहाँ पे पहुँचे तो अपने आप को ये लोग सुपीरियर समझते थे, तो जो वहाँ पे कल्चर फॉलो होता था उनके कल्चर को बदल देते थे, कहते थे आप लोग नए तरीके से फॉलो करिए, वेस्टर्न कल्चर वहाँ पे लाते थे, पुराना जो भी कल्चर होता था उस सिस्टम को चेंज कर देते थे. वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम होता था उसको चेंज कर देते थे और सब कुछ पुराना कल्चर पूरा डिस्ट्रॉय कर देते थे और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते थे. तो वेस्टर्न कल्चर भी ये लाते थे, ये इसका निगेटिव इम्पैक्ट था. आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आई होगी. तो दैट्स ऑल, ये पूरे चैप्टर में इतना ही था, कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस हुए. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.